मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले हम खबरों को खबरदार के लेंस से ही देखते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि पूरे बुलेटिन में क्या खाका हम खींचने वाले हैं। हमारी खास नजर रहेगी जो कुछ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारी सुगबुगाहट है वहां पर। क्या उसके मायने हैं, क्या हो सकता है, चीन क्या युद्ध चाहता है, बहुत सारे सवाल आपके भी मन में होंगे। इन सारे सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। 22 दिन और कई दौर की बातचीत हो चुकी है, चीन पीछे हट ही नहीं रहा है। आज तक एलएसी पर लेकिन पहुंचा है। हमारी टीम ने चीन की जमीन हड़पने वाली नीति पर आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। चीन अपने विस्तारवादी पंजों से एलएसी के आसपास भारत के हिस्से की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है और उसने भारत पर दबाव बनाने के इरादे से अलग अलग जगहों पर सैनिकों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके जवाब में भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। भारत के सैनिकों को वायुसेना ने अलग अलग विमान और हेलीकॉप्टर्स के जरिए उसी इलाके में पहुंचाया है जहां टकराव हुआ है। इस मुद्दे पर आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस विपिन रावत के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। हमारी नजर पल पल के अपडेट पर है। इस समय भारत का संदेश साफ है कि ये 1962 नहीं 2020 है और चीन भारत जैसी महाशक्ति से टकरा नहीं सकता है। भारत को करारा जवाब देना आता है। अगर चीन को किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो उसे डोकलाम याद कर लेना चाहिए, जहां भारत की आक्रामक नीति के सामने उसे झुकना पड़ा था। आज हमने अनुभवी एक्सपर्ट से बात की है और एक रिपोर्ट तैयार की है जो ये बताएगी कि भारत को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए और इस टकराव में भारत और चीन एक दूसरे के सामने कहां ठहरते हैं। तनाव की इस घड़ी में चीन भारत के साथ दिमागी युद्ध भी लड़ रहा है। इस युद्ध में चीन का हथियार है एक नया ड्रोन हेलीकॉप्टर जिसे AR-500C कहा जाता है। चीन ने कहा है कि वो अपना हेली ड्रोन भारत के खिलाफ अपने बॉर्डर मिशन में इस्तेमाल करेगा। ये चीन की तरफ से उकसाने वाली हरकत है। भारत कैसे इसका जवाब देगा ये आपको बताएंगे। चीन के साथ एलएसी पर मोर्चा है तो कोरोना के साथ शहर, गांव, गली, सड़क हर मोर्चा है। चिंताजनक खबर यह है कि भारत में कोरोना के मामले 1,45,000 के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 6,535 मामले सामने आए। भारत का ग्राफ आजकल ब्राजील की तरह तेजी से ऊपर उठ रहा है और यह ऊंचाई खतरनाक है। भारत ने सही समय पर लॉकडाउन लगाया था। इसके बावजूद भारत की हालत और लॉकडाउन का विरोध करने वाले ब्राजील की हालत एक समान है। ये बात विश्लेषण की मांग करती है। लॉकडाउन 4 अपने अंतिम हिस्से में पहुंच रहा है। आगे क्या लॉकडाउन 5 है या कोई और प्लान है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बीच देश में इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि लॉकडाउन से कोई फायदा होता भी है या नहीं। भारत में यह सवाल अब राजनीति के गलियारों में घूम रहा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन देशों पर स्टडी करनी होगी जिन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। आज हम स्वीडन और ब्राजील को एक केस स्टडी के तौर पर देखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन लगाने का क्या फायदा हुआ या नहीं हुआ। आज एक अच्छी खबर यह भी है कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। लेकिन चीन के साथ एलएसी पर टकराव की स्थिति यह है कि आज पीएमओ में एक हाई लेवल मीटिंग करनी पड़ी है। वहां पर एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे, प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ में रक्षा मंत्री रहे, सीडीएस रहे और तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे। क्योंकि चीन जिस तरीके से एक बार फिर, और न सिर्फ सीमा पर कर रहा है वो, बल्कि भारतीय सीमा में काफी अंदर तक घुस आकर वो भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की परिस्थितियों में भारत को अपनी तरफ से यह देखना ही है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। इसीलिए यह बैठक भी बहुत जरूरी थी। पीएमओ में बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज एक अहम बैठक की। सीडीएस जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ 1 घंटे से अधिक चली बैठक में हालात की समीक्षा की गई। बैठक में तय हुआ कि भारत चीन के साथ कूटनीतिक तौर पर इस मसले को सुलझाएगा, लेकिन भारतीय सेना भी सरहद पर अपनी मौजूदगी से पीछे नहीं हटेगी। सरहद पर भारतीय रक्षा पंक्ति चीनी सैनिकों के तादाद की बराबरी करेगी। भारत इलाके में सड़क निर्माण के अपने इरादे से भी नहीं डिगेगा। सरहदी इलाकों में भारत का सड़क निर्माण चीन को सबसे ज्यादा खल रहा है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी कल से 2 दिनों तक सेना के टॉप कमांडोज के साथ बैठक करेंगे। भारत ने एलएसी पर जो कुछ हुआ उस पर कड़ी नजर रखी हुई है। 2017 के डोकलाम विवाद के बाद सरहद पर ऐसी स्थिति बनी है। 2017 में 76 दिनों तक डोकलाम में भारत चीन तनाव बना रहा था और इस बार जो अलग है वो ये कि सिर्फ एक इलाके में नहीं है तनाव, बल्कि संपूर्ण सीमा को आप समझ लीजिए, और उसका भी 22वां दिन। इस तनाव के बीच आज तक एलएसी पर पहुंचा। वहां के हालात पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
में भारतीय सीमा पर जब चीन ने तनाव पैदा किया तो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए आज तक पहला भारतीय चैनल है जो वहां पहुंचा है। आज तक के कैमरे में भारतीय सीमा पर चीनी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार दिख रही भारतीय सेना का हौसला रिकॉर्ड हुआ। हालांकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन दूर से दिख रही तस्वीरों में भारतीय सेना की बढ़ी हुई गतिविधियों को देखा जा सकता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब की बात अलग ये है कि जिस अंदाज से चीन इस क्षेत्र में फौज की तादाद बढ़ा रहा है और साथ ही साथ फौज के साथ साथ उनका साजो सामान और परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है, उसका जवाब भारतीय फौज भी उसी अंदाज में दे रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ा दी है और जरूरी साज सामान जो फौज का है वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भेजा जा रहा है। आज तक लद्दाख सीमा पर तनाव की ग्राउंड रिपोर्ट को लाने से पहले सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भी वहां के हालात को दिखा चुका है कि कैसे चीन ने वहां अपने सैनिकों की तादाद को बढ़ाया। ये तस्वीरें चीन की चालबाजी को दिखा रही हैं, लेकिन कई राउंड की बातचीत के बावजूद चीन अभी अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं। चीन ने एक मिलिट्री ड्रिल से करीब 5000 सैनिकों को भारतीय सीमा पर तैनात कर दिया है। हालांकि अभी उन्होंने भारतीय सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन सीमा पर उनकी तैनाती से हालात तनावपूर्ण बन गए हैं। चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही भारतीय सेना ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी गतिविधियां तेज कर ली हैं। आप देख सकते हैं ये जो पूरी सड़कें हैं सभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की तरफ जाती हैं और यहां पर लगातार फौज की हरकत जो है वो बढ़ रही है। उसमें चाहे जो फौज की तैनाती की तादाद हो वो बढ़ानी हो या फिर जो बाकी जरूरी साजो सामान फौज का है उसको वहां पर पहुंचाने की प्रक्रिया हो। 5 मई के बाद से चीनी सैनिकों के साथ 4 बार झड़पों और सरहद पर चीनी सैनिकों की तैनाती के बाद अब जबकि भारत भी लद्दाख की गालवन घाटी क्षेत्र में अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है, तो आपको ये रिपोर्ट भी दे दें कि लद्दाख के पेंगोंग झील के उत्तरी इलाके में भी भारतीय सेना ने चीनी चक्कर को परास्त करने की व्यूह रचना कर ली है। भारतीय वायुसेना का विमान C-130J मंगलवार को दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी पर उतरा। इंडियन एयरबेस से उड़ान भरकर अक्साई चिन इलाके में यह विमान 16,614 फीट की ऊंचाई के इस एयरबेस पर पहुंचा। भारतीय फौजें एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी के जरिए सरहद पर पहुंच रही हैं। वहां पहुंच रहे जवान पूर्वी लद्दाख के हर एक तनाव वाले जोन में तैनात हो रहे हैं ताकि लद्दाख के उत्तरी सेक्टर की ओर बढ़ रही चीनियों को रोका जा सके। 5 मई को पेंगोंग झील के पास भारतीय और चीनी सैनिकों की जो झड़प हुई वो 2017 में डोकलाम विवाद के समय में हुई झड़प से छोटी जरूर थी, लेकिन उसकी गंभीरता वैसी ही थी। आज तक को 5 मई की झड़प के बारे में कुछ सनसनीखेज बातें पता चली। चीनी सैनिकों ने कटीली तारों और पत्थरों से भारतीय सेना पर हमला किया। झड़प के वक्त चीनी सैनिकों की तादाद ज्यादा थी, बावजूद इसके भारतीय सैनिकों ने जोरदार पलटवार किया। चीनी सैनिकों की इसी हरकत के बाद हालात इस हद तक बिगड़े हैं। लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच पहले सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लेह का दौरा किया और अब दिल्ली में आर्मी कमांडर्स के साथ वो हालात का जायजा लेंगे। इस बीच सेना ने अरुणाचल से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख तक अपनी तैयारियों को चाक चौबंद किया है। सेना ने साफ कर दिया है कि चीन की हर हिमाकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। देखिए, चाइना की वॉर फाइटिंग स्ट्रेटेजी या आर्ट ऑफ वॉर जो है, जो सुन त्सू उनके स्कॉलर थे, उन्होंने लिखा था, लड़ाई वो उस दुश्मन के साथ करते हैं और उनका मकसद हमेशा ये रहता है कि
हर तरीके का वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, जो भी ये कोरोना वायरस है, चाहे केमिकल हो, चाहे न्यूक्लियर हो। और अल्टीमेट मकसद चाइना का रहता है कि साइकोलॉजिकली अपने एनिमी को ऐसे बीट डाउन करे ताकि बिना एक्चुअल जंग लड़े या गोलियां चले वो अब जो उनका मकसद है वो ऑब्टेन हो जाए। चीन ने सिर्फ लद्दाख से सटी सीमा पर ही तनाव नहीं बढ़ाया, बल्कि एलएसी पर अन्य जगहों पर उसने शत्रुतापूर्ण रवैया दिखाया है। बीते एक महीने में भारत चीन सरहद के सभी तीनों सेक्टर एक्टिव हैं। लद्दाख के अलावा पूर्वी सेक्टर में उत्तर सिक्किम में इसी महीने झड़प हुई। लिपुलेख तक भारत की सड़क पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरहद पर सेंट्रल सेक्टर में भी तनाव बढ़ा है। उत्तराखंड के हरसिल में भी सैनिकों की तादाद बढ़ानी पड़ी है। लद्दाख के हालात देखते हुए सुरक्षा महकमे ने ये साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत तो जारी रहेगी, लेकिन इस दौरान सेना के लिए निर्देश साफ हैं। उनको कहा गया है कि एक भी कदम पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है और जिस तरह की गतिविधि चीन कर रहा है, भारतीय सेना को वैसी ही रणनीति अपनानी चाहिए। हालात की गंभीरता के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक की है। बैठक में राजनाथ सिंह को भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई की जानकारी दी गई। बैठक में जहां तय हुआ मसले का कूटनीतिक हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं ये भी तय हुआ कि भारतीय फौजें पीछे नहीं हटेंगी। इस इलाके में सड़क निर्माण की अपनी गतिविधियों से भी भारत पीछे नहीं हटेगा। दिल्ली से मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ लद्दाख के एलएसी से अशरफ वानी, आज तक। तो हुआ क्या है, सीमाओं पर किस तरह से जो टकराव की स्थिति है वो अभी भी जारी है वहां पर, लेकिन इस पर जो बैठक हुई है उसमें क्या निकल कर आया है, हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता मंजीत नेगी के पास। मंजीत, कुछ समझ में आया किस तरह की चर्चाएं हुई हैं इस बैठक में जो पीएमओ पर हुई है? देखिए श्वेता, सेना ने दोनों मोर्चों पर तैयारी की है। आज जो बैठक साउथ ब्लॉक में हुई है, उसके अलावा इससे पहले अगर ग्राउंड की बात करें तो लद्दाख में सेना ने चीन की जो तैयारियां हैं, खासतौर से 5000 से ज्यादा सैनिक जो पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में, पेंगोंग में, गलवान नाला और दौलत बेग ओल्डी के इलाकों में चीन ने तैनात किए हैं, उसको मैच करने की कोशिश सेना की तरफ से की गई और एक तरह से बराबरी सेना ने वहां पर तैयारी की है। दूसरी दिल्ली में तीनों सेनाओं की तरफ से सीडीएस जनरल बिपिन रावत, एनएसएस डोभाल ने प्रधानमंत्री को मौजूदा हालात की जानकारी दी और तीनों सेनाओं के सामने इस हालात से निपटने को लेकर किस तरह के विकल्प मौजूद है उसका एक खाका प्रधानमंत्री के सामने रखा है। तो ये तैयारी आज प्रधानमंत्री को उस तैयारी का जायजा दिया गया। बहुत शुक्रिया मंजीत नेगी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो मंजीत कह रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा सूत्र है, उसे ऐसे समझिए कि 1962 का जिक्र अगर बार बार चीन करता है तो उसके पीछे उसका अपना डर है, क्योंकि 1962 में नेतृत्व की कमी थी, सेना के भीतर भी, सेना के परे भी। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है, इसीलिए डोकलाम जैसी परिस्थिति भी होती है, भले ही एक छोटे इलाके में हुई, लेकिन वहां पर सेना ने अपनी आंखें झुकने नहीं दी, आंख से आंख मिलाकर तब तक वहां पर डटी रही भारतीय सेना, जब तक चीन को अपने कदम पीछे नहीं हटाने पड़े। तो आज की तारीख में हमें क्या करना चाहिए? चीन अगर वाकई युद्ध ही चाहता है तो क्या हम सक्षम नहीं है उतने, या फिर यह केवल एक भ्रम है जो सालों से चीन फैलाता आया है 1962 के नाम पर? क्योंकि उसके बाद से 1967 का एग्जाम्पल है, डोकलाम का एग्जाम्पल है, जब भारतीय सेना ने एक मजबूत इच्छा शक्ति से उस समय की सरकारों ने चीन को पीछे धकेला था। मैंने आज अलग अलग लोगों से बातचीत की है, एक्सपर्ट से बातचीत की है, और 2 जनरल आपको बता रहे हैं चीन का किया जाए। सुनिए। क्या चाहता है चीन? क्या चीन युद्ध चाहता है? क्या चीन चाहता है कि हमसे गलवान वैली में एक युद्ध हो जाए? क्या फायदा होगा उससे? वो एक ब्रिगेड लाएगा, हम एक ब्रिगेड ले जाएंगे, उसकी कुछ कैजुअलिटीज होंगी, हमारी कुछ कैजुअलिटीज होंगी, वो कुछ जमीन घेर लेगा, हम कहीं जमीन घेर लेंगे, क्या फायदा होगा उससे? क्या भारत से वाकई युद्ध चाहता है चीन? जो परेशानी में वो पड़े हुए हैं उससे निकलने के लिए उन्होंने मल्टीपल फ्रंट्स पे कर रहे हैं। इधर इंडिया को तंग कर रहे हैं, उधर साउथ चाइना सी में कर रहे हैं, उधर नेपाल को उकसाया हुआ है कि हमारे खिलाफ बोलो कि ये रोड आपने हमारे एरिया में बनाई है। ऑल दीज थिंग्स। क्यों भारत से इस तरह उलझ रहा है चीन? लद्दाख से लेकर सिक्किम तक जिस तरह चीन ने सीमा पर हलचल बढ़ा दी है, हर किसी के मन में यही सवाल है।
चीन और भारत के बीच जो सीमा है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। इसे 3 हिस्सों में बांटकर अगर हम चीन के अतिक्रमण की घटनाएं देखें तो तस्वीर परेशान करती है। 2018 में पश्चिमी सेक्टर में 284 घटनाएं हुई, पूर्व में 89 और मध्य में 31। 2019 में पश्चिमी सेक्टर में यह बढ़कर 497 हो गई, पूर्व में 138 और मध्य में 28। इस साल के केवल 4 महीनों में 170 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 130 केवल लद्दाख में है। चाहे उनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनकी पूरी वर्ल्ड की तरफ से घेरा डल रहा हो, चाहे उनको शिकत मिल रही हो ताइवान में, चाहे हांगकांग में, परेशान है शायद। और एक बात आपको मैं कहूँ हिंदी में कि जब एक आदमी पिटना शुरू हो जाता है ना तो वो ज़रा ज़्यादा ही परेशान शुरू हो जाता है। देन ही बिगिंस टू शो ऑल काइंड्स ऑफ क्या कहते हैं वेरी इमेच्योर एक्टिविटी। तो मैं तो इस समय कहूँगा कि ये बड़ी इमेच्योर एक्टिविटी है चाइना की, और हमें इसमें कतई चूकना नहीं चाहिए। ना मिलिटरीली चूकना है, ना डिप्लोमेटिकली चूकना है, ना पॉलिटिकली चूकना है। लेफ्टिनेंट जनरल शेरू थपलियाल उस टुकड़ी का हिस्सा थे जिसने 1967 की लड़ाई में चीन को धूल चटाई थी। तब वो एक युवा कैप्टन थे। उनका मानना है कि चीन से मुकाबला करने का एक ही तरीका है। अभी इस बारी क्या हुआ है कि उसने साइमल्टेनियसली लद्दाख में और सिक्किम में भी मुगतांग वैली में इंट्रूजन किया, तो उसने, और बीच में नेपाल आ गया, तो उसने अपना जो दायरा जो हमको छेड़ने का है वो बढ़ा दिया है। इस मामले को अगर हमने ख़त्म करना है और चाइनीज़ को पीछे भेजना है तो तरीका सिर्फ यही है कि आप वहाँ डटे रहो, आप घबराओ मत, ये करना ज़रूरी है। जिन इलाकों तक चीन घुसपैठ कर रहा है वो इलाके भारतीय सीमा में 100 से भी ज्यादा किलोमीटर भीतर हैं। ये केवल चीन की चालाकी है और उसका वो माइंड गेम जो 1962 के बाद से वो खेलता आया है, यानी उस युद्ध की बर्बादी की धमकियां देना। मैं ये समझता हूं कि मिलिटरीली वी आर इक्वली स्ट्रांग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर देयर इज नथिंग टू वरी। अगर कॉन्फ्रंटेशन होती है मिलिटरीली, मैं ये नहीं कहता होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ ना हो तो अच्छा है, लेकिन खुदा न खास्ता हो गई कहीं तो वी विल मैच देम। इस समय भारत में आप देखेंगे कि वी हैव 1000 आर्मी ऑल ऑफ टाइगर्स, एंड फॉर्चुनेटली वी आर ऑल्सो लेड बाय टाइगर्स। टाइगर्स में इस मारे कह रहा हूं कि टाइगर्स एट द आर्मी लेवल्स, वेरियस एचेलॉन्स ऑफ आर्मी एज वेल एज वेरियस एचेलॉन्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। सीमा के जितने बड़े दायरे को चीन ने इस बार एक्टिवेट किया है, ऐसा पिछले कई दशकों से देखने को नहीं मिला है, या यूं कहें कि 62 के युद्ध के बाद पहली बार इस तरह का कुछ हो रहा है। चीन युद्ध लड़ने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन वो धमकी यही देना चाहता है। लेकिन चीन की एक स्ट्रैटेजी को और ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जितना भीतर दाखिल हुआ है वो भारतीय सीमा के बहुत अंदर है, और भारतीय सेना जो है उसे केवल डटकर बिना पलकें झपकाए अपनी जगह पर मुस्तैदी से रहना होगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है जिस पर विवाद है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां पर आपको कटीली तारें दिखेंगी। चीन के साथ जो विवादित सीमा लगती है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां पर आपको कोई तार नहीं नजर आएगी और सामान्य आपको लगेगा जैसे आप किसी नॉर्मल जगह पर खड़े हैं, कहां चीन है कहां भारत, और चीन इसी का फायदा उठाता है। लेकिन दोनों देशों के बीच जिस तरह की का करार है उसमें आप गोली नहीं चला सकते हैं, इसीलिए दोनों देशों के सैनिक जब आमना सामना भी करते हैं तो बिना बंदूक लिए जाते हैं। यही कारण है कि उनको मैच करना जरूरी होता है। वहां 5000 सैनिक आए तो आप उससे ऊपर लेकर जाइए, क्योंकि नंबर, संख्या बहुत अहम है। ऐसे में क्या कह रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख और मौजूदा केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि उनके हिसाब से यह कितना जरूरी है कि जो सड़कें हम निर्माण कर रहे हैं बॉर्डर तक, जिस पर चीन को इतना ऐतराज है, वो बने, चीन से डरे। सरकार इस समय क्या सोच रही है? क्या चीन को समझ जाना चाहिए कि आज का भारत उसे कड़ी टक्कर देने वाला भारत है? भारत तेजी से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सड़क परियोजनाओं को खत्म कर रहा है तेजी से, और
कुछ लोगों का यह आकलन है कि इसकी वजह से सीमा पर तनाव भी है। इस समय हमारे साथ है जनरल वीके सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी है। जनरल साहब, क्या नरेंद्र मोदी सरकार तेजी से इन परियोजनाओं को अब अंजाम दे रही है, स्पेशली स्ट्रेटेजिक रोड्स को? गौरव, ऐसा है कि जब मैं सेनाध्यक्ष था तब एक तजवीज बनी थी, एक योजना बनी थी कि कैसे बॉर्डर की जो हमारी कनेक्टिविटी उसको ठीक किया जाए। इसमें 72 प्रोजेक्ट थे। इन 72 प्रोजेक्ट्स में से 61 प्रोजेक्ट जो हैं वो बॉर्डर रोड के पास थे, बाकी और दूसरी एजेंसीज को काम दिया गया था, वो थोड़े गहराई में थे, डेप्थ में थे। इनके ऊपर काम थोड़ा ढीला चल रहा था, लेकिन 2014 के बाद जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जब से माननीय नितिन गडकरी जी को इस मंत्रालय का चार्ज मिला, एक तेजी आई, एक उत्साह आया, एक नई प्रेरणा मिली। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि तकरीबन 3,340 किलोमीटर के अंदर 61 ये प्रोजेक्ट थे। इस 3,340 में से 99% कनेक्टिविटी हासिल की जा चुकी है। क्या इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चीन दबाव में है या खुश नहीं है? खासतौर पर ये जो 255 किलोमीटर लंबी डीबीओ दौलत बेग ओल्डी श्योक रोड है, स्ट्रेटेजिक रोड है, क्या उसकी वजह से इस समय तनाव है? ऐसा नहीं। देखिए, तनाव मेरे विचार से इसलिए है कि इस समय चीन कटघरे में खड़ा है दुनिया के अंदर कोरोना को लेकर। वुहान का नाम आता है, चीन के बायोलॉजिकल वॉरफेयर का नाम आता है, सब देश जो है चीन के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे समय पर चीन चाहता है कि थोड़ी अटेंशन डाइवर्ट हो, लोग बाग दूसरी तरफ देखने लगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, मेरा अनुमान है कि ये उसकी पॉस्चरिंग है, उसका कोशिश कर रहा है कि कुछ इसमें से आवाज निकले, कुछ लोग बागों का ध्यान जो है दूसरी तरफ जाए, लोग बाग साउथ चाइना सी की बात बंद कर दें, लोग बाग कोरोना की बात बंद कर दें, वो इसके ऊपर ध्यान देने लगे। कहा तो ये जा रहा है कि 5,000 से ज्यादा चीनी सिपाही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हैं। नियंत्रण रेखा को बदलने का प्रयास हो रहा है, न केवल वो गैलवान रिवर वाले इलाके में बल्कि पेंगोंगसो के इलाके में। तो क्या आप तो सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, आप इसका आकलन किस तरह से करते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि समय समय पर हमने ये देखा है कि चीन के अंदर जब भी वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बंटे, ऐसी चीजें होती हैं। कोई इसमें नई चीज नहीं है। क्या ये केवल ध्यान बटाने के लिए कोविड से वो इस तरह की चीजें कर रहा है, या एक बड़ी साजिश है हमको अनर्व करने की? देखिए, मैंने इसीलिए आपको कहा कि चीन के साथ धैर्य और संयम के साथ काम करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा भरोसा है हमारे तीनों सेनाओं के अंगों पर कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। उनको अपना काम करने दें। अच्छा, एक और चीज देखिए इसमें कि चीन को मालूम है कि भारत को डर नहीं लग रहा है। चीन को मालूम है डोकलाम में क्या हुआ था और उसे बिना किसी फायदे के पीछे हटना पड़ा था। लेकिन ऐसे में वो क्या करता है, तो कोई नया माइंड गेम शुरू कर देता है। इस बार जो माइंड गेम है वो हथियारों के हिसाब से वो खेलना चाहता है। AR-500C नाम का उसके पास एक हेलीकॉप्टर ड्रोन है जिसका वो कहता है कि इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ। ग्लोबल टाइम्स जो उसका अखबार है, उसने लिखा कि इस हेली ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ बॉर्डर कार्रवाई में किया जा सकता है। अब ये सारी चीजें सिर्फ इशारा इसी तरफ करती हैं कि चीन भारत को डराना चाह रहा है, लेकिन भारत के पास पर्याप्त चीजें हैं कि इसका माकूल जवाब दिया जा सके। बिना पायलट वाला हेलीकॉप्टर, ये है चीन का AR-500C। इसे चीन का नया ड्रोन हेलीकॉप्टर भी कह सकते हैं। हाल ही में चीन ने इसे आसमान में डिप्लॉय किया है और ये हेलीकॉप्टर जैसा ड्रोन भारत के खिलाफ चीन का नया माइंड गेम यानी दिमागी युद्ध है। चीन हमेशा कई मोर्चों पर लड़ता है। सोमवार को भारत और चीन के सैनिकों के बीच जब लद्दाख में तनाव बढ़ रहा था, तब चीन भारत के खिलाफ इस ड्रोन हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की टींगे हाँक रहा था। ये वो हेडलाइन है
जो चीन ने अपने सरकारी मीडिया में प्रमुखता से छपवाई और पूरी दुनिया में इसका प्रचार करने की कोशिश की। इस हेडलाइन में खास तौर पर हेली ड्रोन का जिक्र है और ये कहा गया है कि इसे भारतीय सीमा पर होने वाले मिशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। ये कोई मामूली सी हेडलाइन नहीं, ये सीधे सीधे मनोवैज्ञानिक युद्ध है और ये सब चीन के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले सिस्टम का हिस्सा है। चीन ये अच्छी तरह समझता है कि इस तरह हेलीकॉप्टर का जिक्र करने का मतलब क्या है। चीन ने हेडलाइन में भारत का जिक्र किया है और आगे चीन ने अपने हेली ड्रोन मिशन के बारे में अच्छी तरह समझाया है। इसमें संचार उपकरणों पर हमले और फायर स्ट्राइक जैसे एक्शन की बात कही गई, जो मौजूदा हालात में एक उकसाने वाला कदम है। चीन के इस शक्ति प्रदर्शन पर भारत की तैयारियों को भी देख लीजिए। विदेशों से हेली ड्रोन खरीदने की कोशिशों के 14 साल बाद और सामान्य हेलीकॉप्टरों को ड्रोन में तब्दील करने के प्रयास के बाद भारत का HAL अब 200 किलोग्राम वजन वाले अनमैन्ड हेलीकॉप्टर RUAV का टेस्ट करने की स्थिति में पहुंच चुका है। ये कॉन्सेप्ट एनिमेशन खुद HAL का है, जिसमें छोटा हेलीकॉप्टर जमीन पर मौजूद सैन्य टुकड़ियों की सहायता के लिए मौजूद है। इसके जरिए दुश्मनों पर निशाना लगाया जा सकता है और पूरे इलाके का जायजा लिया जा सकता है। वैसे आज भी एक बहस का विषय है कि हेली ड्रोन बॉर्डर पर किसी तनावपूर्ण स्थिति में उपयोगी होते हैं या नहीं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि हेली ड्रोन तमाम निचले इलाकों में होने वाले ऑपरेशंस में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो इस पूरे दिमागी युद्ध से जो एक सूत्र निकलता है वो ये कि अगर चीन अपनी नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी के जरिए भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है तो भारत भी ऐसा करने में सक्षम है। भारत को इस दिशा में पीछे या चुपचाप रहने की कोई जरूरत नहीं। आज तक ब्यूरो। तो पूरी तस्वीर को एक बार फिर हम समझ लेते हैं कि क्या क्या किया है चीन ने और भारत क्या क्या कर रहा है। दरअसल चीन ने 5000 सैनिक तैनात कर दिए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द। अब इसके जरिए सीधे तौर पर यह समझिए कि चीन ध्यान भटकाना चाह रहा है। 22 दिन हो गए हैं लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा है। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में वो घिर रहा है। अब कोरोना से अगर ध्यान उसे भटकाना है, कोरोना से भी, साउथ चाइना सी से भी, हांगकांग को लेकर कानून ला रहा है उससे भी, और जिस तरह का काम वो कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये वायरस को लेकर जिस तरह से घिरा है, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि ध्यान जो है वो भारत की इस वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चली जाए। लेकिन इसमें अब समझिए कि भारत जो कर रहा है वो क्या है। भारत ये कर रहा है कि चीन जितने सैनिक उधर से डाल रहा है, सैटेलाइट इमेज के जरिए हमारे पास है, अब चीन जितने सैनिक डालता है हम उतने ही सैनिक अपने यहां से डालते हैं और उससे थोड़ा सा अधिक रखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको मैच करना होता है, जब गोलियां नहीं चलती हैं तो आपको संख्या में मैच करना होता है अपने विरोधी को। तो भारत ये कर रहा है। वहां पर अलग अलग विमानों से, हेलीकॉप्टर से सैनिकों को पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी जानकारी रख रहे हैं इसके बारे में। सैनिकों को साफ साफ कह दिया गया है कि कूटनीतिक तौर पर जो कदम उठाया जाएगा, लेकिन आप अपनी नजरें नीचे नहीं करेंगे, आप अपने कदम पीछे नहीं करेंगे। सैनिक वैसे भी यही करते, लेकिन अब उन्हें आश्वासन भी मिल गया है केंद्र की तरफ से ये कि उन्हें करना क्या है। तनाव वाले जितने भी जोन हैं वहां पर भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया है बड़ी संख्या में, और साथ में यह देखा गया है कि जो सड़क निर्माण हम कर रहे हैं वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाने वाली जो भारत की सड़कें हैं, जो पिछले आप समझ लीजिए 6-7 साल तक थी ही नहीं ये सड़कें, उन सड़कों का निर्माण जो शुरू हुआ था वो चीन के तमाम विरोध के बावजूद उन सड़कों का निर्माण बढ़ते रहेगा आगे तक, जहां तक भारत की जरूरत है वहां तक। चीन से भारत डरने वाला बिल्कुल नहीं है। और अब चलिए जरा हम लॉकडाउन की तरफ आते हैं, क्योंकि दुनिया लड़ रही है कोरोना से, चीन लड़ रहा है भारत से, लेकिन भारत को तो कोरोना से भी लड़ना है। अब ऐसे में सवाल एक उठ खड़ा हुआ है कि लॉकडाउन 4 के बाद क्या लॉकडाउन 5 आएगा? अगर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? और इसके साथ ही सवाल ये कि क्या लॉकडाउन से कोई फायदा हुआ है? इस बात पर बहस शुरू हो गई है। यह सवाल अब राजनीति के गलियारों में घूम रहा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन देशों पर स्टडी करनी होगी जिन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। आज हम स्वीडन और ब्राजील को एक केस स्टडी के तौर पर लेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि लॉकडाउन लगाने से कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ब्राजील का केस ले लीजिए।
भारत और ब्राजील दोनों ही दुनिया भर में कोरोना के ज्यादा केस वाले देशों में हैं। दोनों देशों में घनी आबादी वाले शहर हैं, बड़े स्लम हैं। दोनों के कंधों पर कोरोना का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर दोनों देशों की राय अलग अलग रही है। भारत लॉकडाउन के पक्ष में शुरू से रहा है, जबकि ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो लॉकडाउन के सख्त विरोधी रहे। भारत और ब्राजील, दो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं, दोनों के शहर एकदम घने बसे हुए और साथ में बड़े बड़े स्लम। दोनों ही देश कोरोना के बढ़ते हुए बोझ से लड़ रहे हैं। लेकिन भारत और ब्राजील के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है, और यह फर्क राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लेकर दोनों देशों की राय में है। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। भारत में सरकार ने जिंदगी को अर्थव्यवस्था पर प्राथमिकता दी, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो इस पूरी महामारी की मुसीबत को ही लगातार हल्के में ले रहे हैं। दुनिया को अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया, तब ब्राजील के कोरोना केस भारत से ज्यादा हो चुके थे और मार्च के हर तीसरे दिन में मामले डबल हो रहे थे। करीब 2 महीने तक कोरोना वायरस पूरी रफ्तार के साथ बिना रोक टोक ब्राजील में फैलता रहा। फिर 5 मई को ब्राजील के एक बड़े शहर में लॉकडाउन शुरू हुआ। लेकिन भारत और ब्राजील के आंकड़ों को अगर गौर से देखा जाए तो दोनों ही देशव्यापी लॉकडाउन के पक्ष में या विरोध में कोई बड़ा तर्क पेश नहीं कर पाते। भारत में लॉकडाउन 1 से लेकर अब तक कोरोना के मामले बढ़ने की रोज की औसत रफ्तार ब्राजील से थोड़ी ज्यादा रही है। इससे पता चलता है कि लॉकडाउन जरूरी तो हो सकता है, लेकिन इससे संक्रमण से बचाने वाली सुरक्षा नहीं मिलती, यानी लॉकडाउन से संक्रमण रुकने की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि भारत ने कोरोना से होने वाली मौतों को कम किया है। ब्राजील में कोरोना की मृत्यु दर 6.68% है और भारत में 3.14%, यानी ब्राजील में भारत के मुकाबले 2 गुनी मौतें हो रही हैं। ब्राजील में बोल्सोनारो भले ही अर्थव्यवस्था को बचाने के दावे कर रहे हों, लेकिन ब्राजील के दिलो दिमाग पर कोरोना से होने वाली मौतों का बोझ बहुत ज्यादा है। वहां 22,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और यह आंकड़ा बढ़ रहा है। भारत अब तमाम पाबंदियों में ढील दे रहा है। ऐसे में ब्राजील से एक ही सबक सीखा जा सकता है, और वो ये कि संक्रमण अभी आसानी से कम होने वाला नहीं, और ऐसे में जरा सी लापरवाही बरतना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। आज तक ब्यूरो। छोटा सा सवाल है, लेकिन है बहुत गहरा, कि लॉकडाउन से वाकई कोई फायदा या नहीं। और अलग अलग देशों में आप देख लीजिए, हर देश के उदाहरण में आपको कोई ना कोई अलग चीज नजर आएगी। कोई सचमुच में पक्ष में है, कोई नहीं है, लेकिन कोरोना का जो ग्राफ होता है वो लगभग आपको हर जगह एक सा ही नजर आता है। लेकिन फरवरी में चीन लॉकडाउन लागू कर रहा था, तब इटली में लॉकडाउन नहीं था। चीन से वहां तक लगातार आवाजाही हो रही थी, इसीलिए कोरोना का अगला केंद्र इटली बन गया। इटली ने मार्च में लॉकडाउन लागू किया। तब अमेरिका गंभीर नहीं था, उसने महामारी को हल्के में लिया और वहां पर संक्रमण फैलता चला गया। यानी हर देश को अगर आप देखें इन आंकड़ों के जरिए भी, इन आंकड़ों की निगाहों से भी, तो भी आपको यही दिखेगा कि किस तरीके से कोरोना का लॉकडाउन न होने से सीधा सीधा संबंध दिख जाता है। लेकिन उसके बावजूद आपको दूसरे पक्ष के तर्क भी कई मिल जाएंगे। और ऐसे में जो एक एडवाइस दी जाती है, एक मशवरा दिया जाता है कि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक लॉकडाउन लागू करना होगा, ये लगता है जैसे कि इस पर अमल करना सही रहता है। लेकिन स्वीडन ने क्या किया था वो भी दिखा देते हैं। लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मस्त हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। एक बार को ऐसा लगता है जैसे कोरोना महामारी का कोई असर ही ना हो। ये स्वीडन है, एक ऐसा देश जिसने कोरोना के खिलाफ एक अनोखी और अजीबोगरीब नीति अपनाई। कोई लॉकडाउन नहीं, कोई कड़ी पाबंदी नहीं। स्वीडन कोई ब्राजील नहीं है
और वहां के प्रधानमंत्री स्टीफन लोवेन भी बोल्सोनारो जैसे नहीं हैं। स्वीडन की इस नीति को वैज्ञानिकों का समर्थन मिला हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लॉकडाउन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक लोग खुद जिम्मेदारी से सावधानी बरत सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। कुछ समय तक इस नीति ने अच्छा काम किया, लेकिन अप्रैल में पूरी पिक्चर बदल गई। स्वीडन में अचानक कोरोना के मामले बढ़ने लगे, जबकि पड़ोसी देशों ने अपने कोरोना वाले ग्राफ को झुका लिया। सबसे बड़ी चिंता का विषय है कोरोना से होने वाली मौतें। करीब 4000 मौतों के बाद स्वीडन ऐसा देश बन गया है जहां जनसंख्या के हिसाब से प्रति व्यक्ति मृत्यु दर दुनिया के 6ठे नंबर पर है। पिछले 7 दिनों में स्वीडन में 342 मौतें हुई हैं और इस आंकड़े को अलग से देखें तो ये सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति मृत्यु दर है। अप्रैल के आखिर में स्वीडन में एक मशहूर विशेषज्ञ एम्मा फ्रांस ने सरकार की नीतियों का समर्थन किया था और कहा था कि देश के लिए ये जरूरी है कि इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बन जाए। लेकिन जब मामले बढ़े तो स्वीडन की सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि उसका लक्ष्य हर्ड इम्यूनिटी यानी पूरे समुदाय के संक्रमित होने से पैदा होने वाली इम्यूनिटी है। इसके बावजूद स्वीडन के पीएम ने मौतों के आंकड़े को हल्के में लिया और ये कहा कि ज्यादातर मौतें उम्रदराज लोगों की हैं। The casualties in Sweden is mostly on elderly homes and the older people. That has nothing to do with people walking in the city. On the mortality rate, I think it's important to state that the evaluation need to come much later when we have all the facts. First, the crisis is not over. लेकिन उम्र वाला फर्क स्वीडन की समस्या का ठीक से आकलन नहीं करता। यूरोप के कई दूसरे देशों में औसत उम्र ज्यादा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि स्वीडन का ग्राफ भी उसी रास्ते पर जा रहा है जहां उसके पड़ोसी देशों का ग्राफ गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या स्वीडन इस पूरे संकट में मौतों के आंकड़े को कम कर सकता था? आज तक ब्यूरो। तो लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर अब 1,45,000 के करीब पहुंच चुका है और इस बीच देश में बहस इस बात पर है कि लॉकडाउन 4 के बाद आगे भारत को क्या रास्ता अपनाना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए। बहरहाल इस पर मंथन जारी रहेगी और हम भी आपको हर खबर से अपडेट करेंगे। तब तक इस मास्क के जरिए, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही हम अपना ख्याल रख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।